परिस्थितियां आपके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको खुद को शांत बनाए रखना है, क्योंकि सफलता का यही एक मूल मंत्र है। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। और इससे पहले ना हमने काफी सारा वीडियो को लेकर के आया है। जो नए बच्चे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाकर के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा क्या कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। विधि जिसमें क्या होता है, विधि का मतलब ही होता है नियम कानून। ठीक है, तो सर्व प्राचीन बोला जा रहा है, यानी पुराना की बात किया जा रहा है। जो पुराना जो है ना वो कौन सा है, तो क्या कि मनुस्मृति है। तो क्या हम यहाँ से केवल टिक मार करके आगे बढ़ जाए? तो जब टिक मार करके आगे बढ़ना ही रहता तो हम वीडियो काय को देखते? अब तो पूछ सकते हैं ना, फिर आपको देखने का कोई पर्पस ही नहीं बच जाता है। ये मनुस्मृति क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जानिएगा। तो सबसे पहले ये प्राचीन क्या है, ये तो आपने देख लिया कि ये प्राचीन है, मतलब क्या है, ये पुराना है। तो ये पुराना क्या है, तो ये धर्म शास्त्र है। तो कहिए कि किसका धर्म शास्त्र है, तो किसका? तो कहिए कि ये हिंदू का प्राचीनतम धर्म शास्त्र है। इसमें हिंदू के नियम विधि ये सब क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं। किसमें? तो मनुस्मृति में। तो आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक की बात बोलते हैं, तो इसको लिखा कौन था, तो इसको लिखा था कौन, तो ऋषि मनु ने लिखा था। कौन? ऋषि मनु ने लिखा था। और इन्हीं के नाम पर इसे क्या पड़ गया, मनुस्मृति इसका नाम पड़ गया। एक बात यहाँ पे और हो जाती है कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो कभी कभी ये भी पूछ दिए जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इसको जो लिखा गया था कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कई क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन आपको बन गया कि सबसे पुराना है क्या है, ये धर्म शास्त्र है किसका, हिंदू का। ठीक है, फिर उसके बाद में बन गया कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन लिखा था, तो मनु ने लिखा था। कोई दिक्कत? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। अब देखिएगा गुप्त संवत, अब हम यहाँ पे वैसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे जहां पे आप और जगह पे आप देखे होंगे कि आया क्वेश्चन को टिक लगा दिया चला गया, हम वैसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते चलते हैं कि एक वंश है, वो वंश का नाम है कुषाण वंश। ठीक है, ये कुषाण वंश एक वंश है। ये वंश क्या था, ये विदेशी आक्रमणकारी था। ठीक है, तो आप कहिएगा यहाँ पे कि क्या ये इकलौता विदेशी आक्रमणकारी था, तो नहीं, इसके पहले 3 गो और विदेशी आक्रमणकारी थे, ये चौथा था। तो क्या हम उसी को भी बताते चले, तो कहिए कि हाँ बताते चलिए, तो और हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला जो था ये हिंद यूनानी, विदेशी आक्रमणकारी की बात करते हैं तो ये हिंद यूनानी था। ठीक है, ये हिंद यूनानी था। फिर उसके बाद में पार्थियाई या फिर उसके बाद में शक या सिथियन था। ठीक है, शक या सिथियन था। ठीक है, और फिर उसके बाद में पार्थियाई या पहलव था। पार्थियाई जिसको बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पहलव बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन आया था, ये कुषाण था। देखिएगा यही कुषाण के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये सभी जो क्या थे, ये विदेशी आक्रमणकारी थे। ठीक है, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हम वहां पे आपको चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो बोलिए कि हिंद यूनानी था। फिर उसके बाद में कौन था, शक या सिथियन था। फिर उसके बाद में कौन था, पार्थियाई या जिसको पहलव भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन था, ये कुषाण था। अब ये कुषाण जो था ये यूची कबीला से संबंधित था। यूची कबीला मतलब समझ नहीं आता है क्या होता है? कबीला मतलब होता है कई व्यक्तियों का समूह। जैसे में भेड़ बकरी कोई चराता है, देखते हैं नहीं, जिसमें कई कई जगह आप देखे होंगे कि आपके गांव में भी या कहीं पे कई सारे भेड़ लेकर के आते हैं इकट्ठे। ठीक है, वो 10 गो 15 गो 20 गो व्यक्तियों के क्या होता है, एक समूह होता है। और समझिए कि वो अपना खाना दाना सब कुछ साथ लेकर के चलते हैं। उसी तरह एक क्या था, एक कबीला था। उस कबीला का नाम क्या था, ये यूची कबीला नाम था। ठीक है, और इसी के एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो कहिएगा कि इसका प्रमुख जो कुषाण वंश का स्थापना किए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आता है कि इसका संस्थापक कौन था। सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कुषाण वंश की स्थापना की अगर बात करते हैं तो कुजुल कैडफेसिस, ये कैडफेसिस कौन था, तो कहे कि कुषाण वंश का संस्थापक था। और इसने क्या किया था कि ताम्र का सिक्का चलाया था। ये सिर्फ और सिर्फ तांबा का सिक्का चलाया था, ये ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया था। ठीक है,
फिर इसके बाद में इसके बेटा बनता है, यानी कुजुल कैडफेसिस के बाद में कौन बनता है, तो नेक्स्ट जो होगा इस बनता है कौन, तो बीम कैडफेसिस बनता है। ये बीम कैडफेसिस क्या बनता है, ये राजा बनता है। किस वंश का, तो कहिएगा कि कुषाण वंश का ये राजा बनता है। और इसकी सबसे महत्वाकांक्षी बात ये क्या होती है कि जैसे में आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने रफ मैप एक लिया है इंडिया का, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सिंधु के इस साइड में क्या है, यहाँ पे है तक्षशिला है, ठीक है, ये तक्षशिला है, और फिर इसी साइड में क्या है, पंजाब है। तो तक्षशिला और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर क्या करता है, ये बीम कैडफेसिस जो है, ये बीम कैडफेसिस क्या कर लेता है, हमला कर करके वहां पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। और जब हमला कर करके अधिकार कर लेता है, और तो इससे क्या कहा जाता है कि यही बीम कैडफेसिस को भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, क्यों, क्योंकि इसके पहले कुजुल कैडफेसिस जो इसको पप्पा जी थे, ये पप्पा जी इसको इंडिया में दस्तक नहीं दिए थे, और यही बीम कैडफेसिस इंडिया में दस्तक देता है। और इस क्षेत्र पर आज जो ना पाकिस्तान अलग बटा हुआ है, लेकिन 1947 से पहले तो हमारा बेटा ही था, ठीक है। तो उसी क्षेत्र पर ये क्या करता है कि क्या करता है, अधिकार जमा लेता है। जब अधिकार जमा लेता है तो इसे क्या कहा जा सकता है कि बीम कैडफेसिस को भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। समझ में आया, ठीक है। चीजों को आप समझते चलिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कुषाण वंश का क्या, भारत में वास्तविक संस्थापक, भारत में वास्तविक संस्थापक। कोई दिक्कत, तो क्या कि कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो था ना, ये बीम कैडफेसिस जो था, ये बीम कैडफेसिस उपासक था शिव भगवान का। जो हमारे यहाँ शंकर भगवान देखते हैं ना, वही शंकर भगवान का ये क्या था, उपासक था। यानी समझिए कि ये जो भारतीय धर्म के जो भगवान है, उनका क्या था, ये उपासक था, यानी मानने वाला था। और इसी के चलते इसने उपाधि एक ग्रहण किया था। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये विदेशी है, और ये भारतीय राजा में, भारतीय भगवान में क्या कर रहा है, ये अपना आस्था रख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पूछा जाता है। तो इसकी उपाधि क्या था, तो इसका उपाधि जो था, ये महेश्वर की उपाधि ग्रहण किया था। किसका उपाधि ग्रहण किया था, तो ये महेश्वर की उपाधि ग्रहण किया था। और इसी में क्या किया था, एक सिक्का जारी किया था। इस सिक्का क्या क्या था, सोना का सिक्का जारी किया था, और फिर उसके बाद में ताम्र मतलब तांबा का सिक्का जारी किया था। तो यानी कह सकते हैं कि बीम कैडफेसिस जो था, सोना का सिक्का जारी करने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये कुषाण में। अब देख रहे हैं यहाँ पे, और किसने क्या सिक्का जारी किया था, ये तांबा का सिक्का जारी किया था। अब ये सिक्के पर जो था ना, ये सिक्के पर किसका उपासक था, शिव भगवान का। तो शिव भगवान का उपासक है क्या, नंदी के बैल, शिव भगवान के जो बसहा बैल के आप जानते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है ना। फिर उसके बाद में त्रिशूल। तो इस चीज का क्या था, तो इसके सिक्के पर लिख देते हैं कि अंकित। इसके क्या लेते हैं, सिक्के पर अंकित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो ये नंदी की आकृति, तो पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे आपको लिख देंगे, नीचे शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये सिक्का था किसका, तो सिक्का कौन चलाया था, तो कहिए कि बीम कैडफेसिस चलाया था। तो बीम कैडफेसिस किसका सिक्का चलाया था, तो बोलिए कि सोना का चलाया था। और किसका चलाया था, तो और तांबा का चलाया था। तो ये सिक्का पर आकृति कुछ ना कुछ तो अंकित होगा ना। जैसे में आज के सिक्का पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ अंकित है। अशोक स्तंभ, अशोक के चिन्ह जो आप देख रहे हैं, उस पे क्या है, सिक्के पर अंकित होते हैं ना। तो उसी तरह इस पे सिक्के पर क्या अंकित था, तो नंदी की, त्रिशूल की, ये सब की आकृति क्या थी, अंकित था, ठीक है। ये सब की आकृति क्या था, अंकित था। यहां तक कोई दिक्कत, तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बीम कैडफेसिस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है तो इसके बाद में भी क्या बनता है, एक शासक बनता है। वो शासक कौन बनता है, तो कहिए कि एक कनिष्क बनता है। और ये कनिष्क जो था, ये कुषाण वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था। यानी इसी के वजह से कुषाण वंश का जो नाम काफी ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। अब ये कनिष्क जो बनता है, तो ये 78 ईस्वी में राज्यारोहण होता है, ठीक है। ये राज्यारोहण होता है। राज्यारोहण मतलब समझते हैं, ये राजपाट संभालता है। कब, 78 ईस्वी में। तो देखिएगा ऑप्शन में आपको क्या होगा ना, 78 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं दे दिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये 78 ईस्वी हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये 78 ईस्वी में राज्यारोहण कर रहा है। कौन कर रहा है, तो यही कनिष्क कर रहा है। और यही
इसके उपलक्ष्य में क्या करता है कि एक संवत की स्टार्ट करता है। संवत मतलब कि एक कैलेंडर स्टार्ट करता है। उस कैलेंडर का नाम क्या है? तो उस कैलेंडर का नाम है शक संवत। ठीक है, शक संवत। संवत मतलब कैलेंडर होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये कनिष्क का राज्यारोहण कब हो रहा है? 78 ईस्वी में। उस समय कनिष्क क्या करता है? शक संवत स्टार्ट करता है। और ये शक संवत को भारत सरकार ने क्या किया हुआ है? अपनाया हुआ है। कौन अपनाया हुआ है? तो भारत सरकार ने अपनाया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखिएगा, क्वेश्चन एक पूछा, लेकिन हमने क्या किया कि रफ में क्या किया कि इतना सारा चीज आपको जानने को मिल गया। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको रिवीजन होते चलेंगे। ठीक है, और कम भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो अभी हमने देखा गुप्त संवत, ये तो शक संवत हमने देखा तो 78 ईस्वी में, और हमें देखना है गुप्त संवत। देखिए यहाँ पे 78 ईस्वी में क्या देखा? शक संवत देख लिया। अब हम चलते हैं क्या? गुप्त संवत पे चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन में भी दिया हुआ है 78 ईस्वी दिया गया है शक संवत का, तो ये भी आपको हो गया। और फिर हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। क्योंकि क्वेश्चन का जवाब देना है तो पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था वो तो हम देख रहे हैं। ये ऑप्शन था, ऑप्शन को डिस्कशन करते भी चल रहे हैं। अब हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन को वही पूछा गया है, तो अब ऑप्शन में क्या देखिएगा, हमें बोला गया है गुप्त संवत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, शक संवत के बारे में नहीं पूछा गया है। तो शक संवत के बारे में हमने बताया ना, हमें पूछा किसके बारे में गया है? तो गुप्त संवत के बारे में पूछा गया है। तो एक वंश है गुप्त वंश। कौन वंश है? तो कहिए कि गुप्त वंश। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये उपजता है क्वेश्चन आपके भेजे में। ठीक है, आपके दिल, जिगर, लीवर, फेफड़ा सबको यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है श्री गुप्त। कौन है? तो श्री गुप्त इसके संस्थापक है। ठीक है, इसका एक बेटा, ये जो उपाधि धारण किया था, ये महाराज का उपाधि धारण किया था। ये कोई ज्यादा बड़ा राजा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो राजा था ये सामंत था। सामंत कहने का मतलब क्या होता है ना, कि ये दूसरे राजा के अधीन में ये काम करता था। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा उपाधि धारण नहीं किया था, केवल महाराज की उपाधि धारण किया था। फिर इसके बाद में इसका बेटा होता है, जो राजा बनता है, वो राजा कौन बनता है? घटोत्कच। घटोत्कच इसका बेटा बनता है राजा। ठीक है, और फिर इसने भी उपाधि धारण क्या करता है? तो इसका भी उपाधि होता है महाराज की उपाधि होता है। ठीक है, इसका भी उपाधि क्या होता है? महाराज की उपाधि होता है। और ये भी सामंत था, तो कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक बिल्कुल भी नहीं था। यहां तक कि कोई दिक्कत? तो कहे कि कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर घटोत्कच के बाद में जो राजा बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, राजा बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बनता है तो ये 319 ईस्वी में क्या होता है? राजा बनता है। और 319 ईस्वी में ही क्या करता है कि अपना राज्यारोहण करता है। राज्यारोहण करने का मतलब राज तिलक होती है, और राज तिलक कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसके बाद में ये राजपाट अपना संभालने से पहले जो राज तिलक होता ना है वो करता है। ठीक है, ये राज्यारोहण कर रहा है। ठीक है, राज्यारोहण। और ये राज्यारोहण करता है तो इसी के उपलक्ष्य में एक संवत चलाता है। उस संवत का नाम क्या है? गुप्त संवत। ठीक है, उस संवत का नाम क्या है? गुप्त संवत। और गुप्त संवत नाम है, और गुप्त संवत नाम है, और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिखा गया है? आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो अभी हमने देखा कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हो रहा है, तो बोलिए कि 319 ईस्वी में। ठीक है, 319 ईस्वी में राज्यारोहण हो रहा है किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में ये क्या कैलेंडर स्टार्ट करता है? गुप्त संवत एक कैलेंडर स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जो हिस्ट्री और है वो हिस्ट्री को यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप चंद्रगुप्त प्रथम को देख रहे हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, ये कह लिख सकते हैं कि यहाँ पे गुप्त वंश का, किसका? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कह सकते। तो बता दीजिएगा कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक ये चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। तो क्या इसके बारे में और कुछ जो कहानियां हैं वो बताइएगा ना? तो क्या नहीं बताएंगे। इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? कहिएगा ना कि इसको क्यों कहा जाता है। कुछ काम किया होगा ऐसा तब तो कहा जाता है। तो हाँ, कुछ ना कुछ तो काम किया है।
इसने क्या किया था कि एक सिक्का जारी किया था, सर्वप्रथम एक सिक्का जारी किया था, ये चांदी का सिक्का जारी किया था। किसका? चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है, ये चांदी का सर्वप्रथम सिक्का जारी करने वाला व्यक्ति कौन है? ये चंद्रगुप्त प्रथम है। और आप खुद सोच करके देखिए कि आपका सिक्का चल रहा है बाजार में, तो आप मजबूत राजा हुए तब तो आपका सिक्का चल रहा है। अगर आप मजबूत राजा होंगे नहीं तो क्या आपका सिक्का मार्केट में चलेगा? तो कहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अभी हमने देखा कि श्रीगुप्त का क्या सिक्का चल रहा था मार्केट में? कहिए कि नहीं। कहाँ चल रहा था? क्या घटोत्कच का सिक्का चल रहा था मार्केट में? नहीं, नहीं चल रहा था। तो इसका सिक्का चल रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का चल रहा है। तो क्या ये मजबूत शासक है तब तो सिक्का चल रहा है? नहीं चलता तो कैसे कैसे इसका सिक्का मार्केट में आ जाता? समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो सर्वप्रथम जारी जो करता है, सर्वप्रथम जारी कौन कर रहा है? ये कर रहा है चंद्रगुप्त प्रथम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। लिच्छवी गणराज के बारे में जानते हैं? नहीं, लिच्छवी गणराज, ये लिच्छवी जो गणराज है, लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? तो लिच्छवी की एक राजकुमारी थी कुमार देवी। ठीक है, ये कुमार देवी से क्या करता है? विवाह करता है। कुमार देवी से क्या करता है? ये विवाह करता है। कुमार देवी से विवाह कौन कर रहा है? तो यही चंद्रगुप्त प्रथम विवाह करता है। ठीक है, अब यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि और भी जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वैसे वैसे बताते चल जाएंगे। इसमें गुप्त वंश के बारे में और भी पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, कुमार गुप्त के बारे में भी पढ़ना है, स्कंद गुप्त के बारे में भी पढ़ना है, सभी के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वैसे वैसे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इससे आपको भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा दिमाग पे। एक की तुरी हम डाल देंगे ना, एक की तुरी भगवा के दे देंगे ना, तो सब नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। अब इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी हमने देखा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था जी। तो अभी हमने देखा ना कि ये गुप्त वंश है, तो ये गुप्त वंश है, तो ये गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो कहिए कि श्रीगुप्त है। ठीक है, श्रीगुप्त है। लेकिन हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक बोलता, ठीक है, वास्तविक संस्थापक बोलता तो चंद्रगुप्त क्या होता? प्रथम हो जाता। लेकिन सिर्फ यहाँ पे संस्थापक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सॉरी, तो 40 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ठीक है, यानी श्रीगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है, यानी तोलकापियम एक ग्रंथ है। ठीक है, अब ये सबसे पहले तो लिखते हैं तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम क्या है? तो ये एक ग्रंथ है। तो किस भाषा का ग्रंथ है? तो बोलिएगा कि ये तमिल भाषा का ये ग्रंथ है, तमिल भाषा का है। ठीक है, और जब तमिल भाषा क्या है तो ये किस चीज से संबंधित है? यह ग्रंथ है तो ये व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। ठीक है ना, तो अब बोलिए कि ये तोलकापियम के लेखक कौन है, इसको लिखा कौन था? तो देखिए याद करना बहुत आसान है, इसी के नाम पे पड़ता है तोलकापियर। ठीक है, तोलकापियर। तो बोलिए कि तोलकापियर के लेखक कौन है, यानी रचयिता कौन है? तो तोलकापियर के रचयिता कौन है? तोलकापियर। तोलकापियम के रचयिता कौन है? तोलकापियर। यह एक क्या है? ग्रंथ है, जिसमें क्या क्या किस भाषा में लिखा गया है? तो क्या कि तमिल भाषा में लिखा गया है। अब ये क्या है? ये व्याकरण है। ठीक है, तो दिक्कत, आगे बढ़े। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तोलकापियर ग्रंथ संबंधित है किससे? तो व्याकरण से संबंधित है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 41 का जो आंसर आपको हो जाएगा 41 का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ बढ़िया, आगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन और दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? यानी देखिएगा, यूनेस्को जो आप जानते हैं ना, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूनेस्को की हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते ही चलते हैं। ये यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पे है? तो पेरिस।
तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, काफी आसान क्वेश्चन है कि इसकी ये पेरिस जो है, ये पेरिस किस देश की राजधानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हमें बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ऋग्वेद को, यानी ऋग्वेद को क्या किया गया है कि यूनेस्को की सूची में क्या किया गया है, इससे शामिल किया गया है। तो क्या हम ऐसे ही क्वेश्चन को अब आगे बढ़ जाएं? मेरा आंसर तो मिल गया। तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो नहीं, अब आगे नहीं बढ़ते हम। अब ऋग्वेद के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ताकि आपको क्या होगा ना कि थोड़े 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 आपको भरते जाएंगे। ठीक है, घड़ा जो होता है ना, बूंद बूंद ही भरता है, इक्की तुरी नहीं भरता है। ठीक है, थोड़े थोड़े बहुत आप जानते चलते हैं। ये ऋग्वेद है, तो ये ऋग्वेद क्या है? तो कहिए कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कैसा वेद है? तो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में आर्यों की चर्चा मिलती है, यानी आज की अगर बात करते हैं तो आज की चर्चा कहां पे मिलती है? तो यही ऋग्वेद में मिलती है। और यही ऋग्वेद में आज का कितने बार उल्लेख किया गया है? तो 36 बार उल्लेख किया गया है। एक बार नहीं उल्लेख किया गया है, 36 बार उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि आर्यों की जानकारी किस ग्रंथ में हमें मिलती है? तो आर्य की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, ये ऋग्वेद जो है हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे पूछा जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है? तो कभी कभी ये भी पूछ दिए जाते हैं कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं, नहीं होते कि नहीं? पुरोहित मतलब कि वही पूजा पाठ करवाने वाले। ठीक है, तो इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है? तो इसके पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता है। इसके पुरोहित को क्या बोला जाता है? होत्री या होता कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसमें, तो इसमें कितने मंडल हैं? तो वो बोल सकते हैं कि इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो क्या 10 मंडल को हम याद करेंगे? तो नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, 10 मंडल को नहीं याद करना है। ठीक है, 10 मंडल है। फिर उसके बाद करते हैं तो 1028 को क्या है? सूक्त है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 को सूक्त है। ठीक है, फिर बात करते हैं तो इसमें 10,552 को क्या है? तो ऋचाएं हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमने इतना सारा चीज आपके सामने परोस के रख दिया। ठीक है, कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो कहे कि 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करते हैं तो कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं की बात करते हैं तो 10,552 को ऋचाएं हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि क्या हम इसके मंडल की अगर बात करते हैं तो कुछ कुछ जो मंडल है इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक की तुरी ना पड़ोस दिया जाए तो भारी नहीं लगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे तीसरा मंडल की। ठीक है, तो ये तीसरा मंडल जो है, ये तीसरा मंडल में इतना नहीं, शॉर्ट में हम थोड़ा पे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कब काम देगा। थर्ड मंडल की अगर चर्चा करते हैं तो थर्ड मंडल में क्या किया गया है? इसके रचयिता पहले लिख लेते हैं। इसके रचयिता कौन है? तो बोलिए कि इसके रचयिता है विश्वामित्र। ठीक है, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो गायत्री मंत्र का चर्चा इसी में किया गया है। किसमें किया गया है? तो गायत्री मंत्र का चर्चा जो किया गया है तो यही तीसरा मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में किया गया है। तो इसके रचयिता पूछा जाएगा तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता विश्वामित्र है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथा मंडल के बारे में देखते हैं कि फोर्थ मंडल। ये फोर्थ मंडल की अगर बात करते हैं तो इसमें कृषि संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, यानी कृषि का उल्लेख किया गया है। कृषि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अब 9वां मंडल की। ठीक है, ये 9th मंडल। ये 9th मंडल में आप जो बोलते हैं नहीं, सोमरस। ठीक है, ये सोमरस का अगर चर्चा किया गया है तो किसमें चर्चा किया गया है? तो 9वां मंडल में चर्चा किया गया है। यहां तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे परोसते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन और दिखाई पड़ रहा होगा, इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसे हमने मिटा लिया। ठीक है, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 आपको बताया गया है। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 कि
पुरातत्व अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? ठीक है, जैसे में आप सुनते होंगे ना कि हड़प्पा का खोज हुआ, ठीक है, ये हड़प्पा का खोज हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद में पाषाण काल में जो आपको कंकालें मिली थी वो सब का खोज हुआ। आखिर उसका पता वैज्ञानिक लगाता कैसे है? आप सोचते हैं ना, यानी किसी चीज का उम्र निर्धारण करने के लिए अगर बात करते हैं कि उम्र निर्धारण कैसे आखिर होता है, तो उम्र निर्धारण की बात करते हैं तो उम्र निर्धारण जो होता है कार्बन 14 पद्धति से होता है। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति या रेडियो डेटिंग विधि से होता है। रेडियो डेटिंग विधि से होता है। कोई दिक्कत? रेडियो डेटिंग विधि से होता है। इससे क्या होता है ना कि उस चीज का उम्र का पता लगाया जाता है कि आखिर ये कितने 100 वर्ष के पुराने हैं। ठीक है, जैसे में हड़प्पा का खोज हुआ, तो हड़प्पा का खोज हुआ तो उसके खोज में सबसे बड़ी भूमिका इसने निभाया कि ठीक है, कार्बन 14 पद्धति से ही पता चला कि ये सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये भारत में कितने 100 साल पहले थी। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको जवाब मिल गया होगा। तो मेरा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 43 का कौन सा हो जाएगा? तो 43 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 44 आपको क्या पढ़ रहा होगा? दिखाई पड़ रहा होगा, देखिएगा कि सम्राट अशोक महान जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय का नाम क्या है? अब देखिएगा ये मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य वंश। ये मौर्य वंश जो था ना, ये घनानंद को हरा करके, जो घनानंद, जो नंद वंश का शासक, अंतिम शासक कौन था? ये नंद वंश। यहाँ पे हम लिख देते हैं नंद वंश। ये नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद। ठीक है, ये धनानंद था। अब ये धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि इसे हरा देता है। ठीक है, इसके पीछे कहानियां बहुत सारा है, कभी टाइम मिलेगा तो हम बताते चलेंगे। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये घनानंद को हरा देता है, फिर उसके बाद में एक वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या पड़ता है? मौर्य वंश। और यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या बनता है? राजा बनता है। और इसके प्रधानमंत्री क्या कौन होते हैं? तो इसके प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो यही कौटिल्य होते हैं। ठीक है, ये कौटिल्य होते हैं। अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो यही इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा था। पाटली, यहाँ पे लिख देते अच्छा से, पाटलिपुत्रा, जो आज पटना के नाम से जाने जाते हैं, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका बेटा कौन बनता है? तो बिंदुसार। बिंदुसार इसका नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे हमने कहानियां काफी सारा बताया है, कभी और टाइम मिलेगा तो हम बताते चलेंगे। ठीक है, ये बिंदुसार बनता है। इसकी भी राजधानी की बात करते हैं तो ये भी अपनी राजधानी को कहाँ रखता है? तो ये पाटलिपुत्र रखता है। ये अपने पिता के दिए गए जो साम्राज्य था उसको रक्षा करने में काफी अहम भूमिका निभाता है, इसको खोने नहीं देता है। फिर इसके बाद में इसका बेटा कौन बनता है? तो इसका बेटा बनता है अशोक। ठीक है, ये काफी महान शासक, इसे महान अशोक, महान सम्राट अशोक भी लिखा जाता है। ठीक है, इसने भी राजधानी जो की बात करते हैं तो इसने भी अपना राजधानी कहाँ रखा? तो इसने भी अपनी राजधानी रखा पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे रखा? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। तो मेरा आंसर मिल गया कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 44 का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। ठीक है, और वीडियो आपको सच में अच्छा लगता होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, लग रहा होगा कि हाँ मेहनत किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि अगर थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देते तो ज्यादा अच्छा था। बाकी आपकी जैसी मर्जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए। ठीक है।